गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 29 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छे टॉपिक हैं। जीएस पेपर 3 से हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इकोलॉजी वाले सेक्शन से मेन लैंड शीरू के बारे में। और आपको अच्छे से पता है कि हर साल प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चंस इकोलॉजी वाले सेक्शन से ऐसे आते हैं जहाँ पे कोई नया स्पीसीज डिस्कवर किया गया होता है या जो पहले से हमें पता होता है लेकिन वो किसी नई साइट के ऊपर उसको फाइंड आउट किया जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग मेनलैंड सीरो के बारे में बात करेंगे क्योंकि पहली बार इसको आसाम के अंदर कहीं पे स्पॉट किया गया है। अच्छा आर्टिकल है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है, मेंस में भी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस अबाउट द टूल्स विच कैन मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। वैसे क्वेश्चन आएंगे तो एडजर्नमेंट मोशन एक ऐसा ही तरीका होता है। उसके अलावा एक घिसा पिटा सा बेसिकली रिपीटेड सा टॉपिक है ICI, जिसमें हम लोग बात करते हैं जो अपना इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है। इंडिया में 8 ऐसी कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि 40% से ज़्यादा टोटल इंडस्ट्रियल वेटेज कैरी करती हैं। उनका इंडेक्स जो है वो बार बार आता रहता है, तो इसको बार बार मैं रिपीट करता हूँ एक महीने के बाद लगभग लगभग, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो लगातार रिवीजन आपके लिए रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एक एडिटोरियल है या द हिंदू बिजनेस लाइन से एक आर्टिकल आया हुआ है नेचुरल फार्मिंग को लेके। तो इसको करना मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा आज मेंस के परस्पेक्टिव से, क्योंकि द हिंदू में एडिटोरियल कुछ खास आए नहीं है, बिल्कुल भी बेकार टाइप के आए हैं। सैटरडे का दिन होता है तो आज टेक्स्ट सेक्शन भी नहीं आता है, आज साइंस वाला सेक्शन भी नहीं आता है। तो सैटरडे के दिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है आर्टिकल्स को फाइंड आउट करने का, इसलिए मैंने थोड़ा सा बिजनेस लाइन से आर्टिकल को उठा लिया है। अच्छा आर्टिकल है, मेंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो अपने एग्रीकल्चर वाले उसमें आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हल्की सी एक अनाउंसमेंट है। अगर आप मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारा प्रोग्राम है प्रयास और एम 600 प्लस के लिए आप कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाकर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सीट्स होती हैं तो फिर ध्यान नहीं दे पाते स्टूडेंट्स के ऊपर। तो अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको आप कर सकते हो। वैसे आपको पहले से पता ही होगा कि सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं। इस साल भी आपने देखा, लास्ट ईयर भी देखा, लास्ट ईयर भी देखा, तो पिछले 5-6 साल से ये ट्रेंड चल रहा है कि कम से कम 2 साल का करंट अफेयर देखो। हालांकि 2 साल से ज़्यादा भी आ सकता है एक आधा क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आते हैं वो पिछले 2 साल तो एटलीस्ट करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान में रखते हुए आज ही करंट अफेयर की तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पॉइंट अगर आपको ऐसा लगेगा एग्जाम के टाइम पे कि मैं सिर्फ मैगजीन से ही रट्टा मार लूंगा और वहां से मेरी तैयारी हो जाएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंबरसम हो जाता है, बहुत बोरिंग होता है और उसमें मज़ा भी नहीं आता, रिटेन भी नहीं कर पाते एग्जाम तक। तो थोड़ा 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 करंट अफेयर आज से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उसको अच्छे से रिटेन कर सकते हो, लाइक अ स्टोरी। हालांकि अगर आप वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो। चलिए जी, तो सीधा पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक यहाँ पे आता है मेल इंलैंड सिरो के बारे में। तो ये एक मैमल है। देखिए, ये सवाल भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वो आपको कोई ऑर्गेनिज्म का नाम देगा, स्पीसीज का नाम देगा, पूछेगा फिर ये क्या है, ये मैमल है, ये फिश है, ये इंसेक्ट है, बर्ड है। ऐसे लगता दिखने में ऐसा है कि बड़े इजी से सवाल है, लेकिन एक्चुअली वो सबसे टफ सवाल होते हैं। लेकिन अगर आप करंट अफेयर ध्यान से पढ़ रहे हो, वो जो स्पीसीज पूछा जाता है यूपीएससी में वो अननोन नहीं होता है, वो रिसेंटली पिछले 2-2.5 साल में कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा। वो उसकी नई डिस्कवरी हुई होगी, उसको कहीं थ्रेट हो रहा होगा, वो IUCN की लिस्ट में अपडेट हुआ होगा या कहीं पे स्पॉट किया गया होगा, उसके लिए कोई प्रोग्राम चलाया गया होगा। बेसिकली वो पार्ट करंट अफेयर का ही होता है। टफ लगता है लेकिन आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट ईयर एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि मेल एंड सीरो क्या है, राइट? ये एक मैमल है, ये बर्ड है, क्या है? तो दिस इज अ मैमल। तो बाद में मत बोलना उस टाइम पे कि सर बताया नहीं था, ये सब मैमल। ये ऐसा लगता है कि ये जैसे किसी डियर यानी कि एंटीलोप और गोट की ये क्रॉस ब्रीड है। दिखने में दोनों का बेसिकली मिक्स सा लगता है, गोट है या डियर है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक सेपरेट ही है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैमल की कैटेगरी में आप रख सकते हो। यूजली ये भूटान के अंदर रहता था, जनरली इसका नेचुरल जो हैबिटाट है, लेकिन अब पहली बार जो है इसको आसाम के अंदर देखा गया है। देखिए, पहले भी आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहली बार कैमरा में इसको पकड़ा गया है। थोड़ा सा उसको टेक्स्ट में आपको इसको पता होना चाहिए। तो जनरली जो इसका जो हैबिटाट है वो 200 मीटर से लेके 3,000 मीटर तक रहता है। पहली बार ये 96 मीटर के आसपास देखा गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
और यूजली अगर आप इसको देखेंगे तो इसको देखा गया कहाँ पे, रायमोना नेशनल पार्क में, जो कि आसाम के अंदर है। अब आप ऐसे भी आपको सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि रायमोना नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, वो आपको मैच द फॉलोइंग लिस्ट जो दे सकता है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसको मिलना इतना इतना सरप्राइजिंग क्यों है? क्योंकि ये जो मैमल है बहुत ही ज्यादा शाई है, ह्यूमन हैबिटेशन के पास कभी नहीं आता, ह्यूमन से दूर दूर रहता है, तो इसलिए दिखना इसका बड़ा इंपॉसिबल सा हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसी ह्यूमन हैबिटेशन के विद इन 1 किलोमीटर इसको देखा गया है, और वो भी 96 मीटर की हाइट पे। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है इस वजह से। यूजली भूटान के अंदर जो फिम्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है वहाँ पे काफी संख्या में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सदर्न चाइना, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, सुमात्रा, थोड़ा वहाँ पे भी इसको देखने को मिलता है। ये जो है जनरली जो है क्रिपस्कुलर बीइंग मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड द लेट आफ्टरनून, ये ध्यान रखना है। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये हर्बीवोर्स है तो घास वास ही खाता है, इसमें वो जो सूट्स घास जो रूट्स वगैरह रहते हैं वो सब ये खा लेता है। ठीक है। दीज टिपिकली सोलिटरी होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है। कभी कभी बहुत स्मॉल फैमिलीज में 2-3 लोगों की फैमिली होती है, रहते हैं। ठीक है। और टेरिटोरियल बिहेवियर भी शो करते हैं, अपने टेरिटरी में रहना पसंद करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनका ब्रीडिंग सीजन जो है वो रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अक्टूबर से जनवरी यूजली होता है। तो डिपेंड करता है कितनी हाइट पे ये लोग रहते हैं, उस हाइट के परस्पेक्टिव से इनका जो वेदर के परस्पेक्टिव से, टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। जेस्टेशन पीरियड जो है इसका वो 7 to 8 मंथ्स का, मतलब 7 से 8 महीने तक बेबी इसके पेट में रहता है। उसके बाद जो है ये बच्चे को जन्म देते हैं। कभी कभी जो है ट्विंस भी पैदा होते हैं, सिंगल भी पैदा होते हैं, तो वो थोड़ा देख सकते हैं आप लोग। आयुष्मान की कैटेगरी में इसको वुलनरेबल की कैटेगरी में इसको रखा गया है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा भी इसको पढ़ सकते हो, साइज वेट वगैरह, ये कोई खास इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है नहीं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। इंडिया प्लान्स एडजर्नमेंट मोशन ऑन द नीट इशू। प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ था, वहां पे भी नीट की बात हुई थी, और अपोजिशन ने सबसे पहला जो मुद्दा उठाया है वो उठाया है भैया नीट वाला। बड़ा मुद्दा है, लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर यहाँ पे। देखिए, इतने बड़े देश में अगर एक स्टूडेंट को भी, इवन वन स्टूडेंट को भी अगर पेपर लीक होके मिल जाता है, ये भी उतना ही डैमेज है जितना 100 स्टूडेंट को मिलता है, क्योंकि किसी एक ईमानदार स्टूडेंट का हक, जो उसका राइट था, वो छीन लिया गया है ना। तो माल प्रैक्टिस तो माल प्रैक्टिस होती है, चाहे वो एक बच्चे के लिए लीक हुआ, चाहे वो 100 बच्चों के लिए लीक हुआ हो। और लीक हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो चुका है। जिन लोगों ने लीक किया है उन लोगों ने भी एडमिट कर दिया है कि हमने लीक किया था, कैसे किया था। तो लीक तो हुआ है, अब वो दोबारा से पेपर होगा वो एक अलग बात है, वो भी तो मामला चल ही रहा है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है तो इसी वजह से अर्जनमेंट मोशन की यहाँ पे बात चल रही है। और अपोजिशन ने कहा है भैया हम लोग अर्जनमेंट मोशन लेके आएंगे। तो इसकी बात से ही पता चलता है कि एडजर्नमेंट मोशन कोई बहुत अच्छा मोशन होता होगा, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन होता है, तभी तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा सा एडजर्नमेंट मोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए सिंपली, अगर आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा हो या फिर हमने लाइव कोई प्रोसीडिंग देखी हो किसी कोर्ट की, तो वहां पे जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब कहते हैं कि अभी यह सेशन अडजर्न किया जाता है, लंच के बाद आके मिलें। तो बेसिकली अडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जो रेगुलर प्रोसीजर चल रहा होता है उसके अंदर ब्रेक आ जाना। अब वो ब्रेक 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, हफ्ते का भी हो सकता है। बेसिकली नॉर्मल प्रोसीजर्स को ब्रेक करने को ही हम लोग एडजर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। जब हम लोग पार्लियामेंट की सीटिंग करते हैं तो बेसिकली दो अ, हिस्सों में हम लोग सीटिंग करते हैं। एक होती है दोपहर से पहले, एक होती है दोपहर के बाद। तो यूजली जो पहली सीटिंग होती है वो 11 AM से 1 PM होती है। दूसरी सीटिंग जो है वो लंच के बाद 2 PM टू 6 PM होती है। और सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड। तो अर्जनमेंट मोशन ही अकेला ऐसा मोशन नहीं है, बल्कि कई तरीके से अर्जनमेंट जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसको डिस्टर्ब, यानी कि उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। अर्जनमेंट, अर्जेंट साइन डाई, प्रोपगेशन, डिसोल्यूशन करके किया जा सकता है। ये हमारा ज्यादा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है अर्जनमेंट मोशन। तो अर्जनमेंट मोशन आपको मैंने पहले ही बताया था कि उसको ब्रेक करने का तरीका होता है। लेकिन आप सोच के देखिए जनरल सेंस में कि भैया आप लोकसभा की प्रोसीडिंग को ब्रेक क्यों करोगे? क्या जरूरत है?
वो तभी ब्रेक की जा सकती है जब कोई बहुत ही ज्यादा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का टॉपिक हो और ये मस्ट हो जाए कि इस पे बात करना जरूरी है, कि भैया बाकी चीजें छोड़ दीजिए, इस पे बात करिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए लोकसभा में, पार्लियामेंट में ये इंटरप्शन की जाती है इन द फॉर्म ऑफ अर्जेंट मोशन। और नीट वाला मामला इतना जरूरी है कि भैया भैया सारे काम छोड़कर अब इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन कीजिए। इसीलिए जो अपोजिशन है वो इसको लेके आना चाहती है। तो पर्पस वही है, जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे लिमिट करना है, गवर्नमेंट को यहाँ पे बेसिकली अकाउंटेबल बनाना है कि भैया तुमने ये जो काम किया है तो क्यों किया है, तुमने एक्शन लिया है, इनएक्शन लिया है, और तुम्हारी वजह से दिक्कत हो गई है, और इसीलिए इसको डिबेट और डिस्कशन करना है। तो ये बहुत अर्जेंट मैटर है, सरकार को यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराया जाता है। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, तो राज्यसभा को तो यहाँ पे कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो लोकसभा के अंदर बैठी हुई है ना। तो इसीलिए राज्यसभा का एडजर्नमेंट मोशन से कोई लेना देना नहीं है। एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी बात, क्योंकि इतना बड़ा मोशन है, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए ये कोई आम आदमी तो इसको नहीं कर सकता। जब कोई मेंबर इसको अर्जेंटमेंट मोशन को प्रपोज करता है स्पीकर साहब को, तो कम से कम 50 मेंबर का प्रायर परमिशन उसके लिए लगना चाहिए। ठीक है, अकेला आदमी इसको नहीं कर सकता, 50 लोगों का कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का परमिशन चाहिए। और अर्जेंटमेंट मोशन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करता है, तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं। पहली बात तो यह है कि वो जो मैटर है वो रिसेंट इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने 5 साल पहले का या 2 साल पहले का मैटर उठा लिया कि अब इस पर डिस्कशन करिए। अरे वो तो रात गई बात गई, अभी जो मामला है उस पर बात करिए। तो नीट वाला मामला बिकॉज बहुत नया है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, अर्जेंट है, तो इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। तो छोटे मोटे मैटर की बात नहीं होती है यहाँ पे, बहुत बड़े मैटर जो नेशनल लेवल पे होता है। अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है किसी सेंस में, ठीक है, जुडिशियल कंसिडरेशन में है, तो यूजली उसके ऊपर बात नहीं होती है। तो ये एक आर्गुमेंट दिया जा सकता है सरकार के द्वारा कि देखो भाई ये तो सब जुडिस है, हम इस पे अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये यहाँ पे बड़ी बात है। और अगर कोई एजेंडा ऐसा है जो कि सेम सेशन में डिस्कशन किया जाना है, उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। अब मान लो सरकार ने ये एजेंडे में है कि भैया 4 दिन के बाद हम इसको डिस्कशन करेंगे, तो आज करके क्या फायदा, 4 दिन के बाद तो करना ही है। ठीक। तो ये कुछ कुछ कंडीशन इसके लिए होती हैं, और स्पीकर जो साहब होते हैं उनका यहाँ पे डिस्क्रिशन होता है। वो इस मोशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो स्पीकर साहब प्रॉपर टाइम देते हैं, डेट देते हैं कि भैया इस दिन इस समय इसको डिस्कशन किया जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा अर्जेंटमेंट मोशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा है, लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो अर्जेंटमेंट साइन डाई क्या होता है, ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर सेक्टर आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, दोनों एक ही हैं वैसे तो, ज्यादा फर्क नहीं है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरी कंट्री की इंडस्ट्री को दिखाते हैं। उस पूरी कंट्री की इंडस्ट्री के अंदर में 8 सेक्टर ऐसे हैं जो कि अराउंड 40% वेटेज जो है वो कैरी करते हैं। तो इनके लिए जो स्पेशल इंडेक्स होता है उसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, और जो सारी इंडस्ट्री के लिए होता है उसे बोलते हैं आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। इतना फर्क होता है इसके बीच में। ठीक है। तो वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं इंडस्ट्रीज, अच्छा कर रही हैं, खराब कर रही हैं, प्रोडक्शन कम हुआ ज्यादा हुआ, वो सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। अलग अलग एजेंसी से सर्वे वगैरह के थ्रू रिपोर्ट मांगी जाती है, उसको एनालिसिस करने के बाद ये एक इंडेक्स निकाला जाता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली आपको मैंने बता ही दिया कि इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है उसको ध्यान में रख के, इसका जो बेस ईयर है दैट इज 2011 एंड 12, ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, प्रीलिम्स में इसी तरह की चीजें पूछते हैं। हर महीने आईआईपी आता है, और इसलिए हम भी इसको लगभग लगभग क्लास में हर महीने कर ही लेते हैं एक बार तो। और आईआईपी को पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि पड़ता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ये आईआईपी के अंडर में जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, पहले तो ये देख लीजिए 8 कोर सेक्टर हैं कौन से। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर। ठीक है। और दे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 40.27% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वेटेज ऑफ इंडिया।
इनके आप ना वेटेज के हिसाब से भी याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दैट इज 28.0, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी विच इज 19.85, देन यूर स्टील इज देयर विच इज 17.92, देन वी हैव कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड द फर्टिलाइजर। एग्जैक्टली आपको ऐसे ही याद करना है, प्रीलिम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको रट्टा मार लेना आपने। तो बेसिकली इनकी परफॉर्मेंस के लिए होता है। यहाँ पे जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा वो करेगा कि भैया कौन इसको पब्लिश करता है। ये जो इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, तो ध्यान रखना है। स्पेशली मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ आपके लिए। जो आईआईपी है वो इशू किया जाता है सीएसओ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। जबकि जो कोर इंडस्ट्री वाला है वो किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये दोनों अलग अलग हैं, पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो वो सीएसओ एनएसओ के द्वारा, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि छोटे छोटा वर्ड प्ले करता है हमेशा यूपीएससी, तो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये द हिंदू बिजनेस लाइन से जो लिया गया है, एक एडिटोरियल टाइप का है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है नेचुरल फार्मिंग के बारे में। क्योंकि गवर्नमेंट अभी ना एक बड़ा ही स्ट्रोंगली ऐसा पुश करने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल है कि हम लोग इंडिया में नेचुरल फार्मिंग को बहुत बड़े लेवल पे पुश करने वाले हैं। तो लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अभी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है भैया इंडिया इसके लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि लार्ज स्केल पे अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हो, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा ये अभी तक हमें पता नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट करना भी चाहे तो फिलहाल इसको छोटे लेवल पे ही करे, बहुत बड़े लेवल पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ चैलेंजेस हैं नेचुरल फार्मिंग को लेके, बेनिफिट भी हैं, चैलेंज भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इस आर्टिकल में। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग होता क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपने आसपास उनका यूज करिए, सिंथेटिक केमिकल्स पेस्टिसाइड वगैरह का यूज मत करिए। मतलब पुराने जमाने में लोग जिस तरह से खेती बाड़ी करते थे वैसा ही करिए। ट्रेडिशनल सीड्स का यूज करिए, आपकी जो सोइल के अंदर नेचुरल मॉइस्चर है उसका यूज करिए, आपके आसपास जो नेटिव स्पीसीज पाए जाते हैं उनका यूटिलाइजेशन करिए, है ना। खाद वगैरह के लिए आप कंपोस्ट का यूज करिए, क्रॉप रोटेशन करिए, राइट, इंटरक्रॉपिंग करिए। तो बेसिकली नेचर का ही यूज करना है। तो बेसिक हमारा इसमें पर्पज ये होता है कि हमारी जो सोइल हेल्थ है उसको हम लोगों ने इंटैक्ट रखना है। देखिए सीधी सी बात, अगर सोइल हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप जो है वो ग्रो कर सकते हो क्रॉप्स को बार बार। अगर सोइल हेल्थ ही खराब हो गई तो फिर एक साल तो आपको प्रोडक्शन मिलेगा, अगले साल नहीं मिलेगा। तो सस्टेनेबल तरीका, सेल्फ सफिशिएंट तरीका यही है कि नेचर ने जो आपको दिया हुआ है ना उसके हिसाब से तैयार रहिए, और वैसे ही आप क्रॉपिंग भी करिए। इसलिए इसका बहुत बेनिफिट है नेचुरल जो फार्मिंग है। एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि सोइल हेल्थ जो है वो बेटर बढ़िया रहती है। इसके अंदर जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वो इंटैक्ट रहते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, मैंगनीज, जिंक वगैरह वो भी इंटैक्ट रहते हैं। तो बार बार साल दर साल आप इसके अंदर क्रॉपिंग कर सकते हो और बढ़िया आपको आउटपुट भी मिलता है। एनवायरनमेंट के लिए तो बेनिफिशियल है ही। देखिए अगर आपकी सोइल हेल्दी रहेगी, अगर आप नेटिव स्पीसीज को ग्रो करोगे तो कार्बन एमिशन कम होता है बहुत ज़्यादा। और तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करता है ना, कार्बन सिंक का काम करता है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसमें होता है। और इसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी बेटर रहती है। अब ये मान के चलिए कि जब हम लोग केमिकल बेस्ड फार्मिंग करते हैं, जो कि हम लोगों ने यूजुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, सॉरी, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद करना शुरू किया, अ, उसमें हम लोग फर्टिलाइजर और केमिकल जो पेस्टिसाइड है बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हो ना उसके कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ती रहती है और फार्मर्स की इनकम कम हो जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल इनकम क्या होती है, आउटपुट माइनस इनपुट। अब जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो कम। अब नेचुरल फार्मिंग में आपकी इनपुट कॉस्ट ना के बराबर है, क्योंकि आप खुद ही सीड्स कर रहे हो, है ना, आप नेचुरल चीज़ों का यूज कर रहे हो, इसलिए इसकी प्रोडक्टिविटी बेटर रहती है एज कंपेयर टू केमिकल बेस्ड फार्मिंग, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाती है। और ऑब्वियसली बात है वाटर एफिशिएंसी तो बढ़ती ही है इससे, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो है वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। अब मतलब आप ये मान के चलिए, जैसे हरियाणा पंजाब का एग्जांपल ले लीजिए।
यहाँ पे बासमती राइस ग्रो किया जाता है, जबकि नेचुरली यहाँ की जो सोइल है, जो क्लाइमेट है, वो बासमती राइस के लिए सूटेबल है ही नहीं। और हम इसलिए हम लोग ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं यहाँ पे, तो फिर आप बासमती कभी भी ग्रो नहीं करते। और अगर आप ऐसे क्रॉप्स ग्रो करोगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, जो वाटर टेबल है वो 10-15 साल में अपने आप ही बहुत बढ़िया लेवल पे आ जाती है। राइट। और ये भी सोच के देखिए कि आजकल जब मिडिल जो क्लास है या फिर रिच क्लास है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई हमसे पैसा ले लो, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट हमें क्वालिटी वाला दीजिए। कुछ लोग इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं अभी, खासकर सिटीज वगैरह में। तो नेचुरल फार्मिंग का जो आउटपुट होता है, जो क्रॉप्स होती हैं, एक्चुअली उनका आपको प्रीमियर प्राइस मिलता है। तो ये कहना कि साहब मेरा मेरा प्रोडक्शन कम हो गया तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी थोड़ी प्रोडक्शन कम होती भी है तो वो आपको प्राइस बेटर मिलता है। हाँ, लेकिन इसके लिए यस प्रॉपर मार्केटिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए, तो वो कंपनसेट हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं वो ये है कि भैया इतना आसान नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ इश्यूज। क्या क्या इश्यूज हैं? देखिए, अमेरिका के बाद इंडिया में दुनिया की सेकंड हाईएस्ट अरेबल लैंड है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है कि 86% फार्मर्स वो स्मॉल और मार्जिनल हैं, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। 86% बड़ी बात है ये। वहीं जो मीडियम फार्मर्स हैं, मतलब जिनके पास 2 से लेकर 10 हेक्टेयर की जमीन है, दे आर ओनली 13%, लेकिन दे एक्चुअली हैव 46% ऑफ लैंड। कितनी बड़ी बात है ये। सॉरी, 44 यहाँ है और 46 यहाँ है। 86% फार्मर्स हैव 46, ओनली 13% फार्मर्स हैज 44। ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो बच गया वो आपके बड़े फार्मर्स हो गए, बिग फार्मर्स। अब ये जो 86% फार्मर्स हैं, ऑब्वियसली इनके पास लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है। तो इतनी कम लैंड होल्डिंग में क्या ये नेचुरल फार्मिंग अफोर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग की वजह से देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ सालों तक आपका प्रोडक्शन होता है कम। और ये वो फार्मर्स हैं जो कि सब्सिडेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं। ये मंडी वंडी के लिए फार्मिंग नहीं करते हैं, अपने लोकल कंजप्शन के लिए करते हैं। तो ये तो नहीं अफोर्ड कर सकते। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके अलावा समस्या ये भी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो इश्यूज होते हैं। और बहुत बार जो नेटिव स्पीसीज होते हैं वो इतने रेजिलिएंट हो नहीं पाते। तो वैसे भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हो जाता है, पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो वो आप कैसे पूरा करोगे? एक समस्या यह कि इंडिया में 50% जो अरेबल लैंड है जिसपे खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो अभी भी रेन फेड है। समझ रहे हो? मतलब आज भी वो लोग ना ऐसे बादल की तरफ देखते हैं कि भैया बारिश होगी तो पानी मिलेगा फसलों को, बारिश नहीं हुई तो बर्बाद। राइट। तो ये 60% 50% लोग कहाँ जाएंगे? अब नेचुरल फार्मिंग अगर आप कर रहे हो और बारिश भी नहीं हो रही है, आप आर्टिफिशियल इरिगेशन भी नहीं कर रहे हो, तो समस्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम लोग रेनफेड और इरिगेटेड एग्रीकल्चर के अंदर डिफ्रेंशिएट करते ही नहीं। अब सीधी सी बात है, अगर आप नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हो, रेनफेड अगर कहीं पे एग्रीकल्चर हो रही है, तो उसको स्पेशल इंसेंटिव तो दोगे ना आप। लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सिक्किम में ये देखा गया, सिक्किम इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना था जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई। और कई सालों तक एक्चुअली सिक्किम में ओवरऑल प्रोडक्शन कम हुआ। शुरुआत में तो होता ही है, नेचुरल सी बात है। अब ऑब्वियसली बात है, आपने एग्रीकल्चर, आपने ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि आपके जो नेचर के जो नेटिव जो स्पीसीज थे उनकी प्रोडक्शन कम थी। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आने की और हाई यील्ड वैरायटीज लाने की। अगर उनका पहले से हाई प्रोडक्शन होता तो हमें कोई जो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ये समस्या तो है यहाँ पे एक। पॉलिसी मेकर्स भी अभी बहुत ज़्यादा इस पे अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, तो आप एक पॉलिसी को कहीं पे लागू कर नहीं सकते। और एक पॉलिसी पे सभी लोग अग्री करेंगे भी नहीं, हर, क्योंकि वैसे भी स्टेट का मैटर है। तो ये इश्यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो केमिकल इनपुट बेस्ड इंडस्ट्री है, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाती हैं, फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, वो तो इसको प्रमोट नहीं करने वाली है। ठीक है। और क्योंकि ये कंपनीज ऐसी हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी करती हैं,
तो अगर आप नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। ठीक, और साइंटिफिक कम्युनिटी भी फिलहाल ये मानती है कि इंडिया अभी तैयार नहीं है नेचुरल फार्मिंग के लिए, क्योंकि हमारी पॉलिसीज और एग्रीकल्चर का नेचर जो है, सोइल का जो नेचर है, फार्मर्स का जो अवेयरनेस का लेवल है, जो इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी है, वो सब यहाँ पे नहीं है। हालांकि कोशिश सरकार अपने लेवल पे करती है, जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी 2005 में बनाई, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये कुछ कुछ हम लोगों ने करा। इवन अभी लास्ट ईयर जो है पीएम प्रणाम जो है एक योजना हम लोगों ने चलाई, जिसमें बायो फर्टिलाइजर को यूज करने की और प्रमोट करने की हम लोगों ने बात कही है। ये एक बिल्कुल रिसेंट जो है वो स्कीम है, तो ये कंटेंट हम लोगों ने आपको पहले दिया हुआ है, तो ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, तो थोड़ा सा इसको जरूर पढ़ें आप, पीएम प्रणाम के बारे में। ठीक है, तो ये इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हो, इनिशिएटिव्स के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो सजेशन यही है कि प्रमोटिंग इन ट्राइबल एंड द रेन फेड एरियाज। ठीक है, तो जहाँ पे रेन फेड एग्रीकल्चर होती है तो वहाँ पे तो कम से कम अभी आप इसको थोड़ा सा लागू कर सकते हो, और ऐसी फसलों को ग्रो कर सकते हो जैसे मिलेट्स वगैरह हो गई, जो कि इन एरियाज के लिए जो है वो सुटेबल होती हैं। promoting natural farming in the rain-fed areas beyond the Gangetic Plains, ठीक है, home to home of the India's farmers, rain-fed regions can only be a third of the fertilizer per hectare compared to the areas where irrigation is prevalent. The farmers stand to gain as the current crop yield in these areas are low। ये ठीक है, तो आप गंगा से बाहर थोड़ा जाइए, ठीक है, जहाँ पे फार्मर्स इरिगेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो फार्मर्स करते हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस होना चाहिए, इन केस क्रॉप फेलियर हो जाता है तो आपको कंपनसेट प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में ट्रांजिशन ओवरनाइट नहीं होता है, कई साल लग जाते हैं इस ट्रांजिशन को करने में, और ये थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, प्रमोट माइक्रो एंटरप्राइजेज दैट प्रोड्यूस इनपुट फॉर द केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। तो जैसे हम लोग केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह से हम लोग नेचुरल बेस्ड फार्मिंग के लिए भी जो है वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, और ऐसी कुछ कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स वगैरह हैं, उनको प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस आज हम लोग यही करेंगे, थोड़ा सा आपके सेल्फ स्टडी के लिए मैंने कंटेंट यहाँ पे ठीक ठाक सा दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं स्कीम के बारे में और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो PYQs भी हैं 2010 में और 2016 में, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही है। हालांकि मैंने इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। अगर आप ये सोच रहे हो आज तैयारी करूंगा, आज एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे, आज PYQs करने वाले हैं, तो उसको आज कर डालिए, कल पे मत डालिए, क्योंकि सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। मोस्टली लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, और अगर आप आज स्टार्ट करते हो तब भीड़ से आप अलग हो जाते हो, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ जाकर तैयारी शुरू करेंगे, आप यहाँ से कर रहे हो बिकॉज आप आज स्टार्ट कर रहे हो। The secret of getting ahead is getting started। चलिए, तो आज यही पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।